नमस्कार दोस्तों, मैं सुधाकर पांडे एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आएगा। ये भी टॉपिक दोस्तों बहुत सारे एग्जाम में पूछते रहते हैं, जैसे बिहार दरोगा, बीपीएससी, सीटेट, मैट्रिक, इंटर इत्यादि बहुत सारे एग्जाम में पूछते हैं। तो आइए दोस्तों, उस टॉपिक का नाम होगा हमारा समास। दोस्तों, समझना यह है कि समास का अर्थ क्या होता है। तो समास का अर्थ होता है किसी भी चीज को संक्षिप्त कर देना, यानी कोई चीज बहुत बड़ा है और उसको हम क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे। आइए दोस्तों, हम इसे परिभाषा से लेते हैं। परिभाषा यह है जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर मिलकर एक पद बनाते हैं तो बने हुए उस पद को समास कहते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। हिंदी में दोस्तों बात यह है, चिन्हों का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। यहाँ पर समास को मैंने इंडिकेट किया हुआ है, इसे एकहरा उद्धरण चिन्ह के नाम से हम जानते हैं। जहां भी कोई डिफिनेशन दिखाना होता है, उसको हाईलाइट करना होता है, उसे हम एकहरा उद्धरण चिन्ह के रूप में दिखा देते हैं। तो आइए इस तरह से समास को मैंने दिखाया हुआ है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे चिड़िया को मारने वाला बराबर चिड़िया। यानी दोस्तों कहने का तात्पर्य है कि यहाँ वो क्या है, विभक्ति चिन्ह है। जब तक वो साइलेंट नहीं होगा तब तक ये जुटेगा ही नहीं। जुटा क्या है, चिड़िया और मारने वाला दोनों मिला के तब त्रिमान बना है। तात्पर्य है कि जब तक विभक्ति चिन्ह लुप्त नहीं होगा तब तक वह समास नहीं होगा। आइए दोस्तों देखते हैं समास के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों समास के कुल 6 भेद होते हैं। अब अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास इत्यादि। लेकिन मैंने दोस्तों इसका एक छोटा सा नाम दिया है और उस छोटे से नाम का क्या है, अवतत्व ध्वनि। अगर हमको ये याद रहेगा तो हम समास के टोटल नाम को आसानी से बता दिया जा सकता है। क्या है वह दोस्तों, तो अवतत्व ध्वनि। अब इसका हम एक्सप्लेन करते हैं। तो अ से अव्ययी भाव समास, ब से बहुव्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास, व से द्वंद्व समास, फिर द्व से द्विगु समास, और बीच में दोस्तों एक है नौ, जिसे हम नंद समास के रूप में भी जानते हैं। वैसे अगर इस तरह से देखा जाए दोस्तों तो समास के कुछ 7 भेद हो जाएंगे, लेकिन किताबों में ग्रामर में 6 भेद ही पढ़ने को मिलता है। यह नंद समास, यह भी आपको इसी समास में से एक का भेद है। आए दोस्तों, अब हम एक एक करके सबके बारे में समझते हैं। तो पहला समास हम लोग का है दोस्तों अव्ययी भाव समास। समझने का कोशिश करेंगे। जैसे दोस्तों अगर आप शब्द पढ़े होंगे, उसमें दिया होगा कि रूपांतरण के दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं। एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। अविकारी शब्द को ही अव्यय कहते हैं, यानी कि जिसके रूप लिंग विभक्ति नहीं बदलते हैं वही अविकारी शब्द है। समझने का कोशिश करेंगे दोस्तों, तो ऐसा ये है। जैसे मान लीजिए दोस्तों हमको पहचानना है कि अव्यय है कि नहीं है। तो यहाँ दोस्तों मान लीजिए मैंने एक वर्ड शब्द लिखा है लड़का। अगर हम लड़का का स्पेलिंग बनाए तो लड़की बन जाएगा, तो यह आपका विकारी शब्द हो जाएगा। लेकिन यही आपका अगर हम लिख दिए प्रतिदिन, इसका स्पेलिंग नहीं बनेगा तो प्रतिदिन आपका अविकारी शब्द हो जाएगा। इस प्रकार जिसका स्पेलिंग नहीं बदले, जिसका वचन नहीं बदले, जिसका रूप नहीं बदले, वही आपके अविकारी शब्द होते हैं और उससे बने हुए शब्द ही आपका अव्ययी भाव समास होता है। आइए दोस्तों इसका हम परिभाषा से लेते हैं। तो परिभाषा यह कहता है, जिस समास का पहला पद प्रधान हो या अव्यय हो तथा दूसरा पद गौड़ हो तो उस समास को हम अव्ययी भाव समास करते हैं। यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, इसको या तो हम रेखांकित कर देंगे या इसको हम सिंगल इन्वर्टर से बंद कर देंगे। ग्रामर यही करता है। क्या है दोस्तों, जैसे इसका एग्जांपल, जैसे संभव के अनुसार बराबर यथासंभव। अब दोस्तों हम लोग को समझना है कि हम कैसे पहचाने यह अव्ययी भाव समास है। मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर अविकारी शब्द है तो कन्फर्म हो जाना है कि अव्ययी भाव समास है। उसके बावजूद भी मैंने कुछ खोज करके लिखा हुआ है कि अव्ययी भाव समास वे समास होंगे जिसमें प्रायः उपसर्ग जुड़ा रहेगा। यानी जिस समास में उपसर्ग जुड़ा रहेगा उसे आप अव्ययी भाव समास कह सकते हैं। अब उपसर्ग किसे कहते हैं,
तो वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लग गया वो उपसर्ग कहलाता है। जैसे इसी में हम समझ जाए, जैसे यहाँ पर क्या है, दिन है और दिन के पहले क्या लगा है, प्रति। तो प्रति क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। तो जिस समास में उपसर्ग लगा हुआ हो दोस्तों, वह आपका अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब उसका अर्थ लिख दीजिए, उसका मतलब क्या होता है, विग्रह हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ आपका आ गया प्रतिदिन, तो देख के ही बताया जा सकता है कि अव्ययी भाव समास है, क्योंकि यहाँ पर प्रति उपसर्ग लगा हुआ है और यह एक प्रकार का अभिकारी शब्द है। और इसका हिंदी लिख दीजिए, विग्रह हो गया, प्रतिदिन का मतलब होता है रोज रोज। तो यह हो गया आपका विग्रह और यह हो गया आपका समासिक पद। अब दोस्तों हम लोग का अगला जो होगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास किससे कहते हैं, तो जिस समास में किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती हो, यानी इस समास में किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती है और किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती है तथा अन्य पदों की जब प्रधानता हो जाए तो उस समास को हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं दोस्तों कि जिस समास में किसी भी पद की प्रधानता नहीं हो तथा विग्रह करने पर वह किसी विशेष अर्थ को धारण कर लेते हो, वैसे समास को हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। दोस्तों इसमें एक चीज ध्यान देना है, इस समास में देवताओं का नाम बहुत ज्यादा आता है, इसलिए बहुव्रीहि समास को बहुदेव समास के नाम से भी जाना जाता है। इस समास में देवताओं का नाम बहुत ज्यादा आता है, इसलिए बहुव्रीहि समास को बहुदेव समास के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों इसका पहचान लीजिए है, पहचान क्या है, इसमें पहले ही बता दिया है कि इसको आप देखिएगा बहुव्रीहि समास को, उसमें देवता का नाम बहुत ज्यादा आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम लिए हैं यहाँ पे चक्रपाणी। तो चक्रपाणी किसको कहते हैं आप, भगवान विष्णु को कहते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए वीणापाणी हो गया, वीणापाणी कौन है, सरस्वती माँ है। लंबोदर है, लंबोदर कौन है, भगवान गणेश है। दशानन कौन है, रावण है। तो इस तरह से यह क्या करता है, किसी न किसी भगवान को या किसी न किसी अन्य पुरुष को अर्थ धारण करता है। अब इसका विग्रह दोस्तों हम लोग कैसे करेंगे, तो विग्रह करना होगा, इसमें लिखिएगा जिसके, जिसके। जैसे चक्रपाणी, चक्र है जिसके हाथ में। वीणापाणी, वीणा है जिसके हाथ में। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर। यानी कि जिसमें भी भगवान का नाम आ जाए, देवताओं का नाम आ जाए, उसमें आप जिसके करके लगा दीजिए और उसका विग्रह कर दीजिए। अब अगला दोस्तों हम लोग का है तत्पुरुष समास। एक चीज और दोस्तों हम लोग समझ गए, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बहुव्रीहि कौन सा समास है, तो ये भी हम लोग समझ लें दोस्तों। बहुव्रीहि खुद में बहुव्रीहि समास है। विग्रह क्या होगा, बहु तो है, व्रीहि जिसके पास। ये भी कभी कभी पूछता है, तो इसको भी ध्यान रखना है, बहुव्रीहि कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। आगे बढ़ते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का डिफिनेशन होता है दोस्तों, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो। उत्तर का मतलब होता है अंत्य। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो तथा प्रथम पद गौण हो, उस समास को हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। अब जैसे कवियों में श्रेष्ठ बराबर कवि श्रेष्ठ, राजा का पुत्र बराबर राजपुत्र, इस तरह से। पहचान क्या है दोस्तों, पहचान है, इसको जब हम विग्रह करेंगे तो कारक चिन्हों में से कोई एक चिन्ह आएगा। अब कारक चिन्ह क्या है, थोड़ा सा इसको देख लें, आप लोग पढ़े होंगे, आशा करते हैं आपको याद भी होगा। जैसे थोड़ा सा हम रिवाइज करवाते हैं, जैसे कर्ता शून्य ने कर्म शून्य को करशय के द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से अलग संबंध का के अधिकरण में पेपर समुद्र है इत्यादि। यह थोड़ा सा क्या है, विभक्ति चिन्ह हो गया, आशा है आपको याद होगा। तो जब विग्रह हम करेंगे इसका, तो कारक चिन्हों में से कोई एक चिन्ह एकदम पक्का आएगा, 100% श्योर है। ऊपर वाले एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम कवि श्रेष्ठ। कवि श्रेष्ठ का हिंदी क्या होगा, क्या बड़ा हो सकता है, तब होगा कवियों में श्रेष्ठ। यहाँ देखिए में आ जा रहा है, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। जहां भी विभक्ति चिन्ह आ जाए कंफर्म कर देना है कि वह तत्पुरुष समास है। अब बड़े एग्जामों में पूछता है कौन तत्पुरुष, तो में आ गया तो अधिकरण तत्पुरुष। इसी तरह से राजपुत्र, राजा का पुत्र, यानी हिंदी लिखते जाना है, विग्रह होते जा रहा है। यहाँ पर का आ गया तो संबंध तत्पुरुष। दान भी, दान में भी, है ना। इस तरह से आप कर सकते हैं इसका विग्रह। इसमें मैंने कर दिया। इस प्रकार दोस्तों यह समास का पहला पाठ है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए
और जल्दी ही इसका पार्ट 2 आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, देते हैं विदा। बने रहिए इसी चैनल पर। धन्यवाद।